नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपको न्यूज का इंतजार रहता है और हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब का इंतजार रहता है। जी हां दोस्तों, 2024 का आने वाला लोकसभा चुनाव कैसा होगा? क्या बसपा कुछ कमाल कर पाएगी? बहन मायावती जी का अगला प्लान क्या होगा? 10 दिसंबर को उनकी मीटिंग है और आज परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और आप और हम दोनों, हम सब ऋणी हैं, क्योंकि वो संविधान निर्माता थे। आप जो हम बोलने लायक हैं और आप जो सुनने लायक हैं, हम दोनों उनके ऋणी हैं, क्योंकि संविधान बनाकर हमें खड़ा होने का अधिकार मिला, आस्था का अधिकार मिला, चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला और किसी के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला। आज परिनिर्वाण दिवस है। हम तमाम दर्शकों को जो है बधाई देते हैं और बाबा साहेब को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके सामने बिल्कुल नमन कर रहे हैं, क्योंकि यही संविधान ऐसा है जहां हम कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अपने परिवार को जो है दूर रखा, परिवार बात के चक्कर में नहीं फंसे। बेटा बीमार और खुद जा रहे हैं सम्मेलन में, परिवार को छोड़कर। तो अपना परिवार जो ना देखे, पूरे समाज के लिए लड़ भिड़ जाए, पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण करे, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड मिला हो, और उन साहब की आज जो है परिनिर्वाण दिवस है, हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हम आते हैं मुख्य टॉपिक पे कि 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके परिणाम कुछ शक संदेह के दायरे में आ रहा है। बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया, ट्वीट करके संदेह जताया कि चुनाव से पहले जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जो लोगों में उत्साह था और जो मीडिया भी कह रही थी नेक टू नेक फाइट है, और हम भी अपने संघर्ष, अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये सोचकर चल रहे थे कि कुछ तो सीट आएगी 10-12, और हम भी अपने न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि इतनी इतनी सीट आ सकती है, बसपा जो है पावर बैलेंस में आ जाएगी और बगैर बसपा का शासन नहीं होगा। और जब परिणाम के दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है, बिल्कुल उसके उलट आ जाता है तो संदेह होता है। संदेह केवल एक यही वजह नहीं है, संदेह के कई वजह है। जो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं, अच्छे नेता हैं, और उनके अपने ही गांव में 50 वोट नहीं मिलना, क्या आपको संदेह नहीं होता? एक विधायक के दरवाजे पे 150 लोग तो ऐसे भी खड़े होते हैं, उनके रिश्तेदार भी होते हैं, उनका अपना परिवार भी होता होगा, कई भाई होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं। क्या 50 वोट भी नहीं मिलेगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हेरा फेरी है। इसका संदेह है। डायरेक्ट किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने आवाज नहीं उठाया कि इसको फिर से चेक किया जाए, हम ईवीएम को देखना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस के 1-2 नेता हैं जैसे कि दिग्विजय सिंह और बाकी लोग, ये हमेशा से बोलते आए हैं। बाकी बहुत सारे नेता जो है देख के शक संदेह के दायरे में है, और लगता है इस बार जो है शीतकालीन अधिवेशन में इसके ऊपर आवाज उठेगा, संसद में भी आवाज उठेगा कि बिल्कुल इतना उलट नहीं होता। और रही बात उलट हो भी जाए तो चुनाव से पहले दिख जाता है, आपकी भीड़ दिख जाती है, आपका झंडा बैनर दिख जाता है, लोगों की बातचीत दिख जाती है कि मामला उलट गया। लेकिन मामला नेक टू नेक फाइट पर है, दोनों तरफ के कार्यकर्ता बराबर पे है, तीसरा दल जो है बीच में खड़ा होकर अपनी पहचान बना दिया, और तब जाके रिजल्ट के दिन अचानक, जैसे नहीं पहले लालू प्रसाद यादव कहते थे कि जो है बैलेट पेपर जो है जिन निकलेगा, बूथ पेटी से जिन निकलेगा, तो ये तो जिन निकलने वाली बात हो गई। ये जो 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिन निकलेगा, लेकिन कहानी तो वही रिपीट होकर आ रही है। ले दे के चुनाव तो संपन्न हो गया। अब बसपा के इतिहास के तरफ जाते हैं तो 2019 में 10 लोकसभा सीट इन्होंने गठबंधन करके जीत लिया था। 2022 में जब इनको एक विधायक आया उत्तर प्रदेश में और 13% इनको वोट पड़ा,
तो 22% से सीधे 13% पे आ गए। और सभी ने मिलकर, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हों अथवा बाहरी सदस्य हों अथवा बाहरी बहुजन चिंतक हों, सबने एक आरोप लगाया था कि सतीश चंद्र मिश्रा इस पार्टी को ले डूबेंगे। और उस चुनाव में हमने देखा सतीश चंद्र मिश्रा भी मेहनत कर रहे थे, वो अपनी पत्नी परिवार को लेकर मेहनत कर रहे थे, यहां तक कि उनका जो बेटा था कपिल मिश्रा वह भी स्टेज शेयर कर रहा था। लेकिन परिणाम कुछ अच्छा नहीं आया तो निशाने पे आ गए थे और ब्राह्मण वोट नहीं खींच पाए। तो जाहिर सी बात है निशाने पे तो आना ही था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो उनको मेहनत करवाया गया था, तो उधर से सर्व समाज से वोट आए। अब उसके बाद जब ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ है तो इस चुनाव में शुरू से अंत तक सतीश चंद्र मिश्रा नजर नहीं आए। इससे पहले भी कई मीटिंग हुई बहन मायावती जी का, उसमें भी वो नजर नहीं आए। कभी कभार दिखे तो बिल्कुल बाहर और अदना सा बनकर दिखे, जैसे कि कोई इंटरेस्ट ना रहा हो। ऐसे पार्टी में जो है अपनी साख, अपनी जो है सब कुछ बनाए रखने के लिए बार बार कहते रहे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वह परिणाम उनको अंदर तक हिला दी गई थी। लोगों की आलोचना उनको जो है बर्दाश्त कर रहे थे और 5 राज्यों के चुनाव में वो नजर नहीं आए। लेकिन लॉन्चिंग पैड पर एक नए युवराज का जो जन्म हुआ, आकाश आनंद जी, वो तो फेल नजर आ रहे हैं। ये बाबू राजनीति है, ये बॉलीवुड नहीं है कि कोई लाकर किसी को फिट कर दे। यहां पे लाठियां खानी पड़ती है। अगर किसी के पास जुल्म हो जाए तो भूख हड़ताल करना पड़ेगा, 5-7 दिन 10 दिन उपवास करना पड़ेगा, पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी, जेल में डाल देगी, तब आप नेता बनेंगे। आप स्टेज पे चले जाते हैं, आपके पीछे नॉमिनेट कर दिया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर, राजकुमार की तरह जाके भाषण दे आते हैं कि बहुजन समाज के एक नए राजकुमार हैं। मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा आकाश आनंद आम जनता के लिए कितनी बार लाठियां खाई है। ये सवाल तो बनेगा। जनता पूछ रही है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जनता ये पूछ रही है कि अपने देश में ऐसा भी नेता कोई बता दीजिए जो स्थापित और एस्टैब्लिश हो और बगैर जेल गया हुआ, बगैर लाठी खाया हुआ, बगैर जन आंदोलन किया हुआ, सीधे मतलब चुनाव के मैदान में आया। राहुल गांधी, जिनको कहा जाता है मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शहजादे कहते थे, राजकुमार कहते थे। किसी भाजपा वाले से पूछ लीजिए, और राहुल गांधी के बारे में यही ओपिनियन है, कहते हैं शहजादे, राजकुमार। उनको भी समझ में आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, सर्दी के महीने में एक टी शर्ट में अपने शरीर को कपाएंगे, जब तक देश में नहीं घूमेंगे या इस देश की जनता हमको स्वीकार नहीं करेगी। जब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई तो आकाश आनंद जी, आपको भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस समाज को आप लेकर चल रहे हैं वह समाज गांव में रहता है, उसके हाथ में खुरपी और कुदाल होता है, वहां जाकर आपको जमीन पर बैठना है। स्टेज के लंबे चौड़े भाषण उसे समझ में नहीं आते हैं। आपके जो ग्राफ है, जो आंकड़े हैं, वो भाजपा वाले समझते होंगे, कांग्रेस वाले समझते होंगे हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज को रोटी की भाषा समझ में आती है, सुबह से शाम तक मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, शाम में मालिक हमको जो है मजदूरी देगा या नहीं देगा, इसकी चिंता रहती है। ऐसे में आपके आंकड़े, आपके भाषण कैसे समझ में आएगी? कभी गांव में जाइए, गांव में भी मजमा बनाकर मत जाइए, झुंड लगाकर मत जाइए कि वहां जाए तो लोग माला पहनाए। आप उन मजदूर, उन किसानों के पास जाइए। बहुत सारे आप तो ऐसे समाज को लीड कर रहे हैं जहां जुल्म ही जुल्म है। आपको हर 2 दिन में मौका मिल जाएगा, कहीं पे हत्याएं हुई पड़ी मिलेगी, कहीं पे बलात्कार होगा, कहीं किसी को मजदूरी नहीं दी जाएगी। जुल्मों का तो भीड़ है इस समाज में, और हर जुल्म में आपको जाकर धरना पर बैठना होगा। 365 दिन साल में होते हैं। अगर आपने सोच लिया कि हर इवेंट्स को हम कवर कर लेंगे, आप इवेंट ही कह लीजिए, राजनीति के लिए जो नेताओं के लिए ये इवेंट ही है कि आम जनता पे जुल्म हुआ और हम जाकर धरना पे बैठ गए।
साल में 365 दिन होते हैं। बस आप याद रखिए कि 365 दिन में 150-200 दिन तो आपको भूखा रहना पड़ेगा वहां के स्थानीय प्रशासन को मनाने के लिए। और एक बात और सच है, मीडिया किसी को हाइप नहीं देती, किसी को प्रचार नहीं करती। 4-5 साल से तो हम ही जो है हर अपने चैनल पर बहुजन समाज पार्टी की खबरें दे रहे हैं। क्या परिणाम आया? और आपको बता देते हैं लेटेस्ट उदाहरण, डॉक्टर कन्हैया कुमार कंट्रोवर्सी में आ गए थे जेएनयू में। जेएनयू का भाषण हुआ था, ना कोई पार्टी प्रचार किया था, ना किसी का सिर पर हाथ था, और टीवी चैनल पर वो अपना ऐड नहीं लगा रहे थे। बस कंट्रोवर्सी में आ गए, जेल जाना पड़ गया। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि डॉक्टर कन्हैया कुमार कौन है जो इस तरह से बोलता है, इस तरह के नारे लगा दिए। क्या आकाश आनंद आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे? जैसे हार्दिक पटेल, डॉक्टर कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी में आ गए थे। अगर आकाश आनंद कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे तो कुछ दिन के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा बसपा का। और आप तो अभी तो 2% पे आए हैं, 4 से 2 पे आ गए, 1.5 पे आ गए, कहीं 0 पे ना आ जाए, ये भी चिंता हो रही है। अब हम आपको लोगों के कुछ सवाल हैं और मेरे से जवाब नहीं बना, हम आम जनता से ही वो जवाब ले लेते हैं। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। लोग ये पूछते हैं कि अगर यही हालात रहा तो 2024 में बहन मायावती जी खुद सामने आकर चुनाव लड़ेंगी या आकाश आनंद के ऊपर छोड़ देंगी? पहला सवाल। दूसरा, आकाश आनंद अगर लीड करते हैं तो क्या बसपा का स्थिति और खराब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा? हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं। कारण क्या है? कभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है, जनता पूरी फैडअप में है, गुस्से में है, जिसको बहुजन समाज से प्रेम है, बहुजन समाज पार्टी से लगाव है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे हैं इस हार को। कभी वो आकाश आनंद के पीछे पड़ते हैं, कभी बहन मायावती जी के स्ट्रेटजी को खराब बताते हैं, और कभी कभार तो कहते हैं कि यार आप लोग बेकार की न्यूज चलाते हो, आप लोग जो है गलत दिखा दिए, परिणाम तो ये आया है। तो इस तरह की बातें जो है पब्लिक करती है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्या बहन जी को चेहरा बदलना चाहिए? अपने वर्तमान में जो लोग काम करते थे उनको उत्साह बढ़ाएं, वो धैर्य में रहे, कोई परेशान ना हो। लेकिन क्या नेतृत्व बदलने की जरूरत है बसपा में? और बसपा एक नया चेहरा या खुद बहन मायावती जी आगे आए जनता के बीच और ये कहे मैं चुनाव लड़ रही हूं, इस चुनाव को 2024 का नेतृत्व अब मेरे हाथों में होगा। मशीनी युग है, गाड़ियां है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो जगह जगह खुद घूमे, लोगों से मिले। कहने का मतलब यह है लोगों की मांग है। हम अपनी बहन जी को, जो पुरानी बहन जी है, पुरानी मायावती, उनको देखना चाहते हैं। आज के तारीख में 2 शब्द बोल देना स्टेज पर आकर और नए खिलौने को आगे खड़ा कर देना, नए नए लड़के को, वो हमें पसंद नहीं है। ये जो है आम जनता की भाषा है। और रही बात ये 2024 का सामने चुनाव है, अगर बसपा को बचाना है, बहुजन समाज पार्टी को बचाना है, तो बहन जी को कुछ न कुछ फेरबदल करना होगा। आकाश आनंद जी माननीय है, पार्टी के नेता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे, ऑफिस से बैठकर सब कुछ कर ले, लेकिन फील्ड के लिए, आम जनता के बीच के लिए तो बहन मायावती जी ही मास लीडर है। इनको आना पड़ेगा, आम जनता पूछ रही है, मांग कर रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह का बहन जी का भी स्टाइल चल रहा है, बसपा की जो वर्किंग स्टाइल है, जैसा चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं। आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
ये तेलंगाना हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह के बसपा कार्यकर्ता हमारे टच में होते हैं, हमारे चैनल पर कमेंट्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और आपने देखा होगा कई बार पंजाबी में भी कमेंट्स लिखा हुआ आ जाता है जो हम लोग समझ नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब पूरे देश के बसपा बिल्कुल एकजुट है, बसपा को उठाना चाहते हैं, बसपा को सत्ता में देखना चाहते हैं, तो बहन जी अपने कार्यकर्ता, अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, जो फैन हैं बसपा के, उनकी बात क्यों ना माने, क्यों ना सुने, क्योंकि जनता से ही तो नेता होता है। और जो हालात बनी है, ना हम दोषारोपण कर सकते हैं आकाश आनंद पर, ना हम सतीश चंद्र मिश्रा पर, ना ही बहन मायावती जी पे, लेकिन गलतियां कुछ न कुछ तो हुई है। कुछ प्रोग्राम में तब्दीली करना होगा, जनता के बीच जाना होगा और ऐसा दिखाई दे कि हर जगह बसपा है। बसपा की जो कमजोर चीजें हैं पिछले वीडियो में हमने कई बार बता दिया है। लेकिन अब दोषारोपण के बजाय जो 10 दिसंबर को लखनऊ में बहन मायावती जी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है, हो सकता है पहले की तरह उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेटर बदल दें, कुछ जिला अध्यक्ष बदल दें, कुछ प्रदेश अध्यक्ष बदल दें, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो मामला ही कुछ और है। संघर्ष वाले नेता कौन बसपा के अंदर, क्योंकि अब तो सिलेक्शन होना चाहिए बसपा में, यह नहीं कि आप कहां से हैं और कितने बड़े आदमी हैं। अब तो यह देखना होगा कि समाज में आपने कितना संघर्ष किया है, आप अपना कुछ रिकॉर्ड दिखाइए, क्योंकि समाज को अब संघर्ष वाले नेता की जरूरत है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना वर्किंग स्टाइल, अपना नेतागिरी बदला है, पूरा देश में करीब करीब लोग अब पहचानने लग गए हैं। देश के बड़े बड़े गणमान्य शिक्षक, बुद्धिजीवी अब ये कहने लग गए हैं कि राहुल गांधी जी अब मैच्योर दिखते हैं, अब अच्छे नेता दिखते हैं। हम यही कामना करते हैं आप सबके साथ आकाश आनंद भी कुछ ऐसा करे कि लोग उन्हें कहे कि आकाश आनंद जी वाकई एक जिम्मेदार नेता है, अब मैच्योर दिखते हैं, बसपा को ये संभाल लेंगे। क्योंकि जहां 5% 4% वोट आता था, तो इनके नेतृत्व में अब 1-1.5% पे आ गया है, अब 0% रहना बाकी है। लेकिन अभी भी समय है, संभल लीजिए, 2024 का 3-4-5 महीना का समय है। अगर कुछ सुधार नहीं हुआ तो समस्या बड़ी हो सकती है। बहुजन समाज के अंदर बसपा एक ऐतिहासिक पार्टी बनकर रह जाएगी और चुनाव आयोग मौके की तलाश में है, बस कुछ कमी दिखाई दे। हो सकता है कि अभी जो है विश्लेषण चल रहा होगा चुनाव आयोग में कि यहां पर तो एक राष्ट्रीय पार्टी के लायक वोट भी नहीं मिला है, तो क्यों नहीं इन तमाम पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही समाप्त कर दिया जाए। कारण SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो वोट है, ये वोट नहीं है, ये खौफ है। जैसा कि आप कहते हैं ना हम 85% है, आप कहते जरूर है 85%, ये खौफ है। और जब आप खौफ दिखाते हैं तो जो खौफ में है, जो डरा हुआ लोग है, आप में ही से सेंधमारी करके आपके बंदे को काट कर और 85% से आपको 5% पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य आप बोलते बहुत हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते। अगर आप जितना बोलते हैं उतना एकजुट हो जाए, उतना सरजमीन पर भी दिखे, उतना जो है EVM में भी नजर आए, उतना आपको वोट भी मिले, तो फिर तो एक तरफा हो जाएगा, बहुजन समाज की सत्ता हो जाएगी, सरकार और सत्ता में बहुजन समाज के लोग होंगे, सारे आरोप आपके निराधार हो जाएंगे, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि सत्ता में तो आप ही हैं। और रही बात, जैसे बिहार में अक्सर निराधार हो जाता है, लोग कह देते हैं कि पिछले 30 सालों से OBC के ही तो मुख्यमंत्री है, अपना ठीक कर लो। तो उसी तरह जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपकी एकजुटता है, ये केवल सोशल मीडिया पर, कागजों पर रहती है, चुनाव के रिजल्ट के दिन पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।
और रही बात ये हेरा फेरी, जितना जोर शोर से आप बोलते हैं, ईवीएम के खिलाफ जितना जोर शोर से आप बोलते हैं, बहुजन समाज के नेताओं के मुंह पर क्या दही जमी हुई है? क्यों नहीं बोल पाते? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, बहन मायावती जी, उधर जितने भी और नेता हैं बहुजन समाज के, बिहार में नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस के सभी लीडर सब एकजुट कर ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जनता हाय हाय कर रही है ईवीएम से ये गड़बड़ी हुआ है, और नेता लोग जो है इक्का दुक्का जो बिल्कुल बरबोलापन के शिकार हैं, जिनको बरबोले नेता कहते हैं, वो कह देते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी हुई है। बाकी जो जिम्मेदार सीरियस लीडर है वो ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते हैं? बहन मायावती जी क्यों नहीं बोलती है? सोनिया गांधी जी क्यों नहीं कहते हैं भाई ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, हमें ईवीएम पसंद नहीं है, इसको हटाओ? इस तरह से पूरा पार्लियामेंट में जो विपक्ष के लीडर है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब तो आगे से ईवीएम से नहीं होगा, नहीं तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे? केवल कुछ कार्यकर्ता, कुछ जो है जनता जो सोशल मीडिया पर आकर ये कह देती है कि हम जो है यहां पर ईवीएम की हेराफेरी हुई है, इससे तो ईवीएम कभी बदलेगा नहीं। फिर तो चुनावी स्ट्रेटजी ही बदलनी पड़ेगी, आप लोगों को एकजुट होना होगा और नेतृत्व बदलना होगा। ऐसा ही कुछ दिख रहा है। और अगर अभी 10 तारीख को 2-4 जिला अध्यक्ष को इधर से उधर कर देंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर को इधर से उधर कर देंगे, फिर वैसे ही स्टाइल में चलता रहेगा। जैसे कि कहते हैं ना, पहले चुनाव में हम नागिन डांस देखा करते थे, आजकल चुनाव में हम देखते हैं अजगर डांस हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।